हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हमारे पास में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बेटा होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोगस सीरीज़ और होमोलोगस सीरीज़ जो होती है ये हमारे पास में क्या चीज़ है ये हम समझते हैं। इसमें देखिए बेटा, ए सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स, ए सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम functional group having same functional group in which the compound are arranged in their increasing sequence ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये एक हमारे पास में ऐसी सीरीज़ होती है बेटा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और उनके जो सीरीज़ में जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट्स के एंड दीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं और डिटेल में। हमारे पास में सपोज़ कि एक होमोलोगस सीरीज़ है हमारे पास में, सपोज़ कि हमारे पास में अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल्स की अगर मेरे को सीरीज़ के बारे में, इसका होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हमें स्टडी करना है, तो आप सोचिए कि सबसे छोटा अल्कोहल क्या हो सकता है। तो हमारे दिमाग में स्मॉलेस्ट अल्कोहल जो आता है वो आता है बेटा CH3OH। ये सबसे छोटा अल्कोहल है। इसमें हमारे पास में CH3OH इसका फॉर्मूला आया। सेकंड जो इससे बड़ा जो हमारे पास में अल्कोहल हो सकता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो तो वो हो जाएगा C2H5OH। इसी तरह हमारे पास में अगला जो अल्कोहल होगा वो होगा C3H7OH। तो ये तीनों जो मेंबर्स हैं, ये तीनों जो हमारे पास में जो ग्रुप्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेटा होमोलोग्स। क्यों हम बोलते हैं इन्हें होमोलोग्स बताइए? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट इन सभी मेंबर्स के अंदर जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। वो फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो जाए, ध्यान से सुनते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप अगर मेरे पास में सेम हो जाए और साथ में मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? होमोलोग्स बोल सकते हैं। बट इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों। होमोलोगस सीरीज़ में केवल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ना, फंक्शनल ग्रुप सेम रहना ज़रूरी नहीं है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, वो आइए अपने समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में होमोलोगस सीरीज़ जो होती है बच्चों, अलग अलग जैसे मेंबर्स जो होंगे हमारे पास में, ठीक है ना, जो मेंबर्स जो होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोग्स बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज are called homologues। तो होमोलोग्स कौन से मेंबर्स हुए हमारे पास? जैसे मैंने ये अल्कोहल की सीरीज़ लिखी बच्चों, तो इसके अंदर ये जो तीनों जो हमारे पास में जो ग्रुप्स, ये तीनों जो मेंबर्स हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? होमोलोग्स बोल सकते हैं। इनको हमने क्या बोला? होमोलोग्स बोला। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में होमोलोग्स कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सभी होमोलोग्स, ठीक है ना, जितने भी होमोलोग्स होते हैं किसी सीरीज़ में लिखे हुए, उनको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से, जनरल फॉर्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोलोग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल जनरल फॉर्मूला। सपोज हमारे पास में हमें इन अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला लिखना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखते हैं, अपने जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें जनरल फॉर्मूला हमारे पास में इनका होगा, जनरल फॉर्मूला इनका होता है बच्चों CnH2n प्लस 2O। ये हमारे पास में इन अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला है। आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, आपको पहला जो इसका जो फॉर्मूला है, इसमें कितने कार्बन है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4, और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो आपको ये फॉर्मूला
बनते हुए दिखेगा। हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये जनरल फॉर्मूला हम लिख कैसे सकते हैं। आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे फॉर्मूला लिखने में अगर आप ये ध्यान से सुनते जाएं पूरे लेक्चर को। होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। सभी होमोलॉग्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको? सभी को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, होमोलॉग्स होमोलॉग्स जो होते हैं, होमोलॉग्स मतलब डिफरेंट मेंबर्स, होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ, उसमें क्या डिफरेंस होता है होमोलॉग्स में, होमोलॉग्स हैव डिफरेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ CS2 इन देयर, मल्टीपल्स ऑफ CS2 इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनमें CS2 के मल्टीपल्स में डिफरेंस होता है, एंड डिफरेंस इन या डिफरेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, उनके मॉलिक्यूलर वेट्स के अंदर जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 14 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल का मतलब है एक वैल्यू 1, 2 या फिर 3, ये हमारे पास में होल नंबर्स हो सकते हैं n की वैल्यूज़। अब आइए मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आप इन तीनों होमोलोगस सीरीज़ के फॉर्मूला में देखेंगे तो आपको यहाँ पे केवल आप देखें पहला जो फॉर्मूला है उसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास में आएगा बेटा CH4O, और दूसरा अगर मैं लिखता हूं तो वो आएगा C2H6O। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कितने का दिख रहा है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ऑक्सीजन का तो नहीं है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिख रहे हैं CS2 का। अगर मैं तीसरी सीरीज वाला मेंबर लिखूं, इसका तीसरा मेंबर, तो C3H8O है, और इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरे पास में अगेन किसका डिफरेंस आ रहा है, CS2 का डिफरेंस आ रहा है। यदि आप पहले और तीसरे मेंबर के अंदर डिफरेंस देखेंगे, तो यह आएगा 2 टाइम्स ऑफ CS2। तो बेटा यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो CS2 के मल्टीपल्स में चलता है बिटवीन 2 डिफरेंट होमोलोगस मेंबर्स। तो अगर आपके पास में ये स्टेटमेंट आ जाए, होमोलोगस, ध्यान से सुनते जाना, होमोलोगस ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, होमोलोग्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज differ by 14 in their molecular weight, तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस जो है आपके पास में वो 14 का होता है होमोलोग्स के बीच में। तो क्या ये सही स्टेटमेंट होगा हमेशा? क्या ये हमेशा सही स्टेटमेंट होगा बेटा? तो आप ध्यान दीजिए, होमोलोग्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव ही हो। होमोलोग्स आपके पास में, जैसे मैंने ऊपर वाली जो सीरीज़ आपको दिखाई थी, पहला कंपाउंड A और कंपाउंड B, ये भी एक दूसरे के साथ में क्या है, होमोलोग्स हैं। ये पहला और ये B कंपाउंड भी होमोलोग है, पहला और C कंपाउंड, A एंड C कंपाउंड इज ऑल्सो एन होमोलोग। तो इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, किसमें, A और C में, तो वो 2 टाइम्स CS2 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि 2 × 14 के मल्टीपल में आ रहा है। तो ये भी होमोलोग्स कहलाते हैं। A एंड C आर होमोलोग्स, ये भी होमोलोगस सीरीज में है। और A एंड B, मेरे पास में A क्या है, ये है, B क्या है, ये है, C क्या है, ये है। A एंड C जो है मेरे पास में, ये भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, और A और B भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हमेशा ऑलवेज सही होगा? होमोलोग्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 इन देयर मॉलिक्यूलर वेट, क्या ये ऑलवेज सही होगा? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में सर ये ऑलवेज सही नहीं हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट होगा आंसर वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट यहीं अगर हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि कॉन्जिक्यूटिव होमोलोग्स of a homologous series differ by 14 in their molecular weight, तो अब क्या ये ऑलवेज ट्रू है बच्चों? तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे अगर ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर होमोलोग्स के साथ में कॉन्जिक्यूटिव भी लगाया हुआ, यानी कि वो कॉन्जिक्यूटिव एक दूसरे के आगे और पीछे वाले इस टाइप से अटैच्ड ग्रुप में है। तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। होमोलोग्स में जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर वेट के अंदर, वो क्या होता है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 14 या फिर मल्टीपल्स ऑफ CS2 की फॉर्म में होता है। दिस इज ए वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लिखें, फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखें इसमें, होमोलोग्स हैव, होमोलोग्स मतलब जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, होमोलोग्स हैव different physical properties, homologues have different physical properties but same chemical properties, बेटा जो होमोलॉग्स होंगे उनमें आपको सीरीज के अंदर मेंबर्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो आपको अलग अलग दिखेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी डिफर करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, सेम रहती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है उसका कारण लिखिए, क्योंकि बिकॉज ऑल होमोलॉग्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी होमोलॉग्स के बीच में क्या सेम फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों? तो यस, ऑल होमोलॉग्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, इसकी भी डेफिनेशन लिखो, इट इज एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, और इट इज एन ग्रुप ऑफ एटम, इट इज एन ग्रुप ऑफ एटम which decides the chemical properties of किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा? जिस कंपाउंड के अंदर वो लगे होते हैं। डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक डेफिनेशन होती है। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो जाता है बच्चों तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? कंपाउंड की सेम हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट हो जाती है सर? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सभी बच्चों ने सुना होगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास में, होमोलोग्स जो होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफर करेंगे एक दूसरे से। आगे चल के आपको ये बॉइलिंग पॉइंट्स चैप्टर वाइज हम समझाएंगे, पर बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है हमारे पास में एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वो मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड भी बढ़ेगा। तो मॉलिकुलर वेट अगर बढ़ता है तो वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। तो जैसे मैंने ऊपर जो कंपाउंड लिखे थे, जैसे मैंने पहला होमोलोगस लिखा था अल्कोहल का CH3OH, दूसरा लिखा था मैंने C2H5OH, तीसरा मैंने लिखा था C3H7OH। ये जितने भी मैंने 3 मेंबर्स लिखे ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? होमोलोग्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सेम हुआ। तो इन तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो गई। पर अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस कैसे चलता है? मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है यहाँ पे है C3H7OH का, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा। सबसे कम मॉलिकुलर वेट C3OH का है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसकी चौथी प्रॉपर्टी रहती है होमोलॉग्स की। पांचवी प्रॉपर्टी लिखें आप, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखें बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखें, दैट होमोलॉग्स can never be isomers. Homologues can never be isomers, and isomers can never be homologues. Can never be homologues. Isomers भी homologues नहीं हो सकते, can never be homologues. बहुत सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास में 3 कंपाउंड मैंने ऊपर लिखे थे CH3OH, ये मेरे पास में सपोज करें कंपाउंड A है। फिर मैंने लिखा था C2H5OH, ये मेरे पास में कंपाउंड B हो गया। और फिर मैंने लिखा आपके पास में C3H7OH, ये कंपाउंड C हो गया। बट इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं बच्चों। पहला स्ट्रक्चर, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। पहला स्ट्रक्चर CH3CH2CH2OH, ये इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों इसका CH3CH2CH2, और जो बी मिडल वाली जो हाइड्रोजन है उसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे लगा देते हैं OH।
अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मैंने ये कंपाउंड जो लिखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C3, 3 कार्बन दिख रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, 1 2 3, C3, H कितने हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, C3H8O। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, कार्बन कितने हैं फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3, C3, हाइड्रोजन कितने हैं फिर से काउंट करेंगे, 8 आएंगे। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट दोनों के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हमारे पास में जो ए एंड बी कंपाउंड है, ए एंड बी कंपाउंड है, वो तो क्या है, एक दूसरे के होमोलोग्स हैं बेटा। यहाँ पे लिखते हैं अपने, ए एंड बी आर होमोलोग्स, ए एंड बी आर होमोलोग्स। समझना इसको, होमोलोग्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें CH2 का डिफरेंस है। मैं ये वाला कंपाउंड बोल देता हूँ, ये C है और ये वाला कंपाउंड क्या है, D है। आप मुझे बताएं A और C में क्या रिलेशन है, क्या ये होमोलोग्स हैं? तो यस दे आर होमोलोग्स, A एंड C आर ऑल्सो होमोलोग्स। क्यों होमोलोग्स हैं, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके पास में CH4O है और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O है, और इन दोनों में जब डिफरेंस देखा जाएगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ये होमोलोग्स हैं। बट अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड C एंड D क्या होमोलोग्स हैं, तो दे आर नॉट होमोलोग्स, दे आर नॉट होमोलोग्स, ये होमोलोग्स नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो हमारे पास में क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोला जाता है जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो हम क्या बोलेंगे, C एंड D जो कंपाउंड्स हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और आइसोमर्स में हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, उनमें CH2 का डिफरेंस नहीं होता है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स हैव, ध्यान से समझना, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होंगे बच्चों आपके पास में, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, बट उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, बट दे माइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशंस ऑफ द ग्रुप्स। तो ये हम जब आइसोमेरिज्म मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा। हमारा पहला बेसिक्स वाला पार्ट होगा, बेसिक्स में हम सिर्फ होमोलोग्स के बारे में या फिर उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म पे, तो वो GOC में हमारे पास में पूरा कवर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि होमोलोग्स जो होते हैं, क्या हम उनके जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? तो हमारे पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के डिफरेंट फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के फॉर्मूले कैसे आप बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे बच्चों, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा आराम से समझेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं आपको गारंटी बात ले रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इसमें 100% फ़ायदा होगा, आप पूरी चीज़ें अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स, उनके जनरल फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, कैसे हमारे पास में डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनते हैं, जनरल फॉर्मूला उनके कैसे लिखे जाते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे फिनॉल कंपाउंड होता है, फिनॉल कंपाउंड में इनकी होमोलोगस सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना है। तो फिनॉल क्या होता है बच्चों, फिनॉल होता है हमारे पास में इस टाइप का एक कंपाउंड होगा, इसे हम फिनॉल बोलते हैं बच्चों, इसे हम फिनॉल बोलते हैं। इस फिनॉल में हमारे पास में, इस फिनॉल में हमारे पास में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और एक रिंग रहती है और एक OH रहता है। अगर मैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखता हूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमारे पास में ये निकल के आया कंक्लूजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास में आया यहाँ पे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मैंने कैसे निकाला, मेरे पास में यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन है, ये जितने भी कॉर्नर एजेस हैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास में कार्बन एटम्स है बच्चों। और फिर मैंने हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कराई है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो यहाँ पे मेरे पास में एक हाइड्रोजन भी होगा। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस कार्बन में। तो 6 का हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। क्या इसका हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या इस होमोलोगस सीरीज़ को हम जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं? इसकी कोई सीरीज़ होगी आपके पास में जिसमें CH2 का डिफरेंस होगा। तो अगर मान लो आपने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी तो हमारे पास में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे CH2 का क्या होगा, डिफरेंस होगा, या फिर हमारे पास में यहाँ पे ये, अगर मैं मानता हूँ होमोलोग्स के अंदर
एक कार्बन एटम बढ़ता जाता है। तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास में आएगा CN, मान लो n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस फॉर्मूला में, और फिर हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी इसमें 6 थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको n, और फिर मैंने लिख दिया एक ऑक्सीजन। तो क्या ये जनरल फॉर्मूला सही है? क्या ये जनरल फॉर्मूला सही है? तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू अगर आपने 6 पुट करी तो आपके पास में फॉर्मूला बना C6H6O, और अगर आपने n की वैल्यू 7 पुट करी तो यहाँ पे फॉर्मूला बना C7H7O। और इन दोनों में जब मैंने डिफरेंस देखा बच्चों, तो इन दोनों में डिफरेंस मेरे पास में आया CH का डिफरेंस, जबकि होमोलॉग्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो जनरल फॉर्मूला है ये फिनॉल के होमोलॉग्स के लिए सही नहीं है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा। हम डायरेक्ट तो नहीं लिख पा रहे हैं जनरल फॉर्मूला, तो अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को, सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए जनरल फॉर्मूला लिखा जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स पहले समझिए होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर डेफिनेशन बोलें तो दे आर कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen. They are compounds containing carbon and hydrogen. ठीक है बच्चों। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो आप एज्यूम करते हैं वो CH4 होता है। ये मेरे पास में CH4 हो गया, ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया, इसको हम बोलते हैं मिथेन। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स कार्बन के साथ में, एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम कितने जुड़ सकते हैं, 4। ये कितना हो गया? ये हमारे पास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं हमारे पास में 4। तो इसी तरह से कार्बन को टेट्रावैलेंट मानते हुए, कार्बन को टेट्रावैलेंट मानते हुए अगर मैं किसी जनरली कार्बन के n एटम्स के साथ में मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स जोड़ना चाहूँ तो वो कितना होता है? वो होता है H2n+2। तो बच्चों अगर मैं n कार्बन लेता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम जो जुड़ सकते हैं वो 4n नहीं जुड़ सकते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये आपके पास में मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स की वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं, और वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2n+2। यहाँ पे n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि एक कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट मानते हुए मैक्सिमम हाइड्रोजन जो आप जोड़ सकते हो वो 2n+2 ही होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने C3H8 का। तो बेटा C3H8 के अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखता हूँ तो ये होता है CH3 CH2 CH3। इसके साथ में हमारे पास में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, तो हमने कितने हाइड्रोजन मैक्सिमम जोड़ दिए बेटा? 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने कार्बन कार्बन के पहले बॉन्ड बना दिए, कार्बन के पहले बॉन्ड बना दिए। अब क्योंकि कार्बन के साथ में इतने 2 बॉन्ड बन गए हैं, ये तो बनेंगे ही क्योंकि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो हाइड्रोजन जो बचे हुए जो अपने पास में वैलेंसीज जो होती है उनको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। और कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 2। तो हमने यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, इनकी संयोजकता सेटिस्फाई कर दी है हाइड्रोजन एटम से। अब सपोज करें हमारे पास में ये, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड आया बच्चों, ना ही कोई डबल बॉन्ड ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड आया। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूँ, एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, या फिर पाई बॉन्ड को आप यूँ समझ सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो, या एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें हम इसके अंदर। तो देखो हमारे पास में क्या होगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे मान लो मैंने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये हो गया H से अब सेटिस्फाई कर दो, तो यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे कितने H आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 3 H आ जाएंगे। तो अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे आपके पास में कितने कार्बन एटम्स हैं, 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा C3, H कितने हो गए, 6। पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो था C3H8। जैसे ही आपने एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया वैसे ही क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया C3H6। वैसे ही फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, C3H6। चलिए
एक चेंज और करके देखते हैं इसके अंदर। ये मेरे पास में C3H8 था, इसमें मैं एक रिंग इंट्रोड्यूस करके देखता हूँ। एक रिंग इंट्रोड्यूस करके देखते हैं इसके अंदर। तो एक रिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, कार्बन को पहले यहाँ पे अपने रिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्बन को सबसे पहले अपने रिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये मैंने कार्बन कार्बन की रिंग बना ली बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 वैलेंसी खम्म है, तो H से सेटिस्फाई करते चलते हैं, तो H से सेटिस्फाई करते चलते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास में बन गया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक एल्केन बोलते हैं इसको। तो इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, इसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो अब निकालें। तो अपने पास में कार्बन आइटम कितने आ रहे हैं, 3, और हाइड्रोजन आइटम कितने आ रहे हैं, 6। तो फिर से हमारे पास में C3H6 आ गया फॉर्मूला। अगेन अगर मैं एक और इसमें पॉसिबिलिटी देखूं बच्चों, एक और पॉसिबिलिटी देखूं, मान लो मैं इसके अंदर एक रिंग और साथ में एक पाई बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दूं, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दूं। तो हमारे पास में जैसे कार्बन, फिर मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, फिर मैंने यहाँ पे एक कार्बन लिया, और फिर मैंने यहाँ पे इनको जोड़ दिया, तो ये साइक्लिक बन गया। और साथ में मैंने क्या किया, एक पाई बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन कार्बन ने 3 वैलेंसी या 3 बॉन्ड सेटिस्फाई कर रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे। तो अब मेरे पास में जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बना, वो मॉलिकुलर फॉर्मूला बना हमारे पास में C3H कितने हैं, 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहले क्या था, C3H8 मॉलिकुलर फॉर्मूला था, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी हाइड्रोजन जोड़ने की। जैसे ही आपने उसके अंदर एक पाई बॉन्ड डाला, तो वहां पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई। एक पाई बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन की कमी आ गई, फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई। कैसे, 8 से क्या हो गया, 6 हो गया। अगर एक रिंग इंट्रोड्यूस करते हो तो 8 से क्या हो गया, अगेन 6 हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन की फिर से कमी आ गई आपके पास में। अगर आपने यहाँ पे एक रिंग और एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा, तो C8H8 से क्या हुआ, C3H8 से C3H4 हो गया, यानी कि 4 हाइड्रोजन की यहाँ पे भी कमी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 के मल्टीपल में हाइड्रोजन की कमी आती है, चाहे आप एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो, चाहे आप एक रिंग इंट्रोड्यूस कर दो, चाहे आप एक रिंग एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दो, तो 2 के मल्टीपल में यहाँ पे कमी आ रही है। एक रिंग एक पाई लोगे तो 2 आपके पास में 2 × 2 हो जाएगा। तो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन का, देखें आराम से, ये आपका मास्टर फॉर्मूला हो जाएगा, मास्टर जनरल फॉर्मूला, मास्टर जनरल फॉर्मूला, मास्टर जनरल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। वो हो जाएगा आपके पास में, देखो CnH2n+2, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी बेटा हाइड्रोजन की जो आप लगा सकते थे। अगर वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड या फिर रिंग आ जाती है, तो वहाँ पे आप कर देना वहाँ पे 2 × x। अब सर ये x क्या है, ये x क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बेटा ये x जो होता है, ये x होता है आपके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ रिंग। तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर फॉर्मूले में होंगे, वो आपको पता होगा, तो उन दोनों का सम जो होगा वो x होगा, और उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में आप देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड आने से 2 का फैक्टर कम हो रहा है हाइड्रोजन का। तो जितने भी आपके पास में डबल बॉन्ड आएंगे, या जितने भी डबल बॉन्ड और रिंग की जो सम आएगी, उतने को आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका जनरल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो मैं अब एग्जाम्पल लेता जा रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने, आपने एल्काइन सुना होगा, एल्काइन हाइड्रोकार्बन के अंदर सुना होगा, हाइड्रोकार्बन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें एल्काइन आएगा। तो एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन होता है इट हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड, इट हैव 1, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके अंदर, इट हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, तो आप बोलेंगे वहां पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं। सर कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड में, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इज लाइक दिस, जिसमें पहला जो बॉन्ड होता है वो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड होता है, और फिर जो ऊपर वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये हमारे पास में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो मास्टर जनरल फॉर्मूला अपने यूज़ कर रहे हैं, CnH2n+2, मैक्सिमम इतने ही हाइड्रोजन लगा सकते थे, पर इसमें 2 पाई बॉन्ड आ गए। तो 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो आपको यहाँ पे 2 × क्या करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 × 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो आपके पास में फॉर्मूला बना CnH2n+2 -4, दैट इज ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n-2, और यही जनरल फॉर्मूला आपने पहले क्लासों में ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला आपने जरूर सुना होगा एल्काइन का, ठीक है ना। ओके, फिर हमारे पास में क्या होता है, दूसरा जो हमारे पास में जो अपने होमोलोगस सीरीज के अंदर देखते हैं, एक और हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए आपके पास में क्या है, एल्कीनाइन है, एल्कीनाइन है। तो एल्कीनाइन क्या होता है, तो एल्कीनाइन हमारे पास में होता है बेटा एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर इट हैव
वन डबल बॉन्ड, इट हैव वन डबल बॉन्ड, इन किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए आता है, इट हैव वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड, तो वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। तो अपने पास में टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो इस टाइप से होता है बच्चों, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो एक पाई होता है और एक क्या होता है सिग्मा, एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई। तो अपने पास में एक डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड से, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ऊपर वाले दो पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, दैट इज टोटल पाई बॉन्ड्स आर 3। तो हमारे पास में अगर 3 पाई बॉन्ड है तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एल्कीनाइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2 माइनस 6, तो वो दैट विल बी 2n माइनस 4। तो ये हमारे पास में एल्कीनाइन के केस में बेटा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत सिंपल लग रहा होगा अभी आपको। अब मेरे पास में जैसे मान लीजिए एक और आ जाए, साइक्लो एल्काडाइन, साइक्लो एल्काडाइन, तो इट कंटेन्स, साइक्लो एल्काडाइन कंटेन्स, लिखें इट कंटेन्स, ये क्या रखता है, लिखें इट कंटेन्स वन रिंग एंड टू डबल बॉन्ड, वन रिंग एंड टू डबल बॉन्ड। तो एक रिंग का मतलब आपके पास में एक दो हाइड्रोजन कम हो जाता है, दो पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे फिर से 2 इंटू 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा जनरल फॉर्मूला से। तो हमारा जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्काडाइन का हो जाएगा CnH2n, फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस 6 करेंगे तो 2n प्लस 2 में से माइनस 6 हो जाएंगे, तो 2n माइनस 4 आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो ऊपर भी फॉर्मूला हमारे पास में ये आया और यहाँ पे भी ये आया। तो ऐसे बहुत से हमारे पास में होमोलोगस सीरीज हो सकती है बच्चों जिनका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है, ये भी आप लिखेंगे इसके अंदर। तो लिखें, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि टू और मोर होमोलोगस सीरीज कैन हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, दो या दो से ज़्यादा होमोलोगस सीरीज के जनरल फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स के जनरल फॉर्मूला हो गए। ठीक है, इसी तरह हम आगे जो सीरीज़ हैं अपने लेक्चर 2 के अंदर और जनरल फॉर्मूलाज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के डिस्कस करने वाला हूँ मैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के डिस्कस करूंगा जनरल फॉर्मूलाज, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका भी डिस्कस करेंगे, और हेलोजेंस का भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप फुल नोट्स अपने प्रिपेयर करते जाएं, इन सीरीज़ को अच्छे से समझें पहले और फिर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करें, इससे ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशंस फॉर 2024। आपको अच्छी रैंक के लिए बहुत मेहनत करनी है बेटा।